डियर फ्रेंड्स, अगर हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ये कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर, तो कंपाउंड पोलर नॉन पोलर बताने से पहले आपको इंडिविजुअल बॉन्ड की पोलरिटी के बारे में पता होना चाहिए। इंडिविजुअल बॉन्ड जो है कितना पोलर है, और इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर पता करने के लिए हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसके वैल्यू के साथ कि किसी एक बॉन्ड कहीं पे बॉन्ड दिया है तो हम कैसे बताएंगे वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो कुछ पहले इसके वैल्यू के बारे में देखते हैं। तो पहला जो आप ये डेटा देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने बुक जेडली से उठाया हुआ है। ये जेडली में डेटा दिया हुआ। तो एग्जैक्ट ऑफ क्लोरीन का वैल्यू जो है 3.16 है, जबकि एनसीईआरटी बुक में जो वैल्यू है ना वो 3 दिया हुआ है। ब्रोमीन और नाइट्रोजन का 3.05 है, जबकि नाइट्रोजन का वैल्यू 3 दिया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और क्लोरीन को कोई बोलेगा सेम एग्जैक्ट, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो जेडली से है, और यहाँ पे जो नीचे आप वैल्यू देख रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक का है। तो आपको नहीं चाहते हुए भी ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, और ये डेटा यही नहीं ऑर्गेनिक में भी काम आएगा। तो कोई बोलेगा अभी इसका यूज क्या है हमको इंडिविजुअल बॉन्ड को पता करने में। तो अगर हम डेटा से डायरेक्ट बात करें तो देखिए ध्यान से, ये नेचर ऑफ बॉन्ड हमने लिखा है, और इधर लिखा है डिफरेंस चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डेल्टा ई एन, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो तो ये बॉन्ड जो है ना प्योर कोवलेंट होता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ एच एच। अभी हाइड्रोजन का डेटा देखेंगे तो ये 2.1 2.2, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है। इस केस में देखिए हाइड्रोजन का डेटा कितना है 2.1, किसी किसी बुक में 2.2 भी देता है। एनसीईआरटी बुक में ये डेटा नहीं दिया हुआ है, अगर नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाता है 2.2। तो ध्यान रखिए। लेकिन हम यहाँ पे बात करें कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.21 है, और ये H2 के अंदर दूसरे एटम भी हाइड्रोजन है। तो दोनों का 2.1 2.1 यानी डेल्टा ई एन क्या हो गया 0। तो जिस बॉन्ड में अगर डिफरेंस डेल्टा ई एन का 0 हो, इसका मतलब प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है और वो पोलर नहीं होता है। क्योंकि जब तक डेल्टा ई एन का कुछ वैल्यू नहीं आएगा तब तक उसकी पोलरिटी नहीं होती है। अब अगर डेल्टा ई एन का वैल्यू जो है 0.1 से लेके 0.8 तक हो तो ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। जैसे आप CH4 के अंदर इसको आप देख सकते हैं, जैसे कार्बन का 2.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 या 2.2 होता है, तो डिफरेंस कितना है 0.4 का। तो हम बोलेंगे एक CH बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 से लेके 1.6 तक हो तो इसको कहा जाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये डेटा के साथ हम बात कर रहे हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अभी आप देख सकते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जैसे HCl के अंदर तो हाइड्रोजन का कितना है 2.1 और क्लोरीन का कितना है 3, नहीं है आ जाएगा 3। तो ये डिफरेंस जो है 0.9 का है, तो हम बोलेंगे अच्छा HCl बॉन्ड कैसा है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये पोलर हम फिर से और बार बार रिपीट करेंगे, लेकिन अभी हम डेटा से देख रहे हैं, केवल आप समझिए पोलर। पोलर का मीनिंग क्या है, कैसा क्या है, हम आगे देखेंगे। अगर 1.7 हो तो ये 50% कोवलेंट 50% आयनिक हो जाता है, और 1.8 और ग्रेटर हो डेल्टा एन का वैल्यू तो 100% वो आयनिक बॉन्ड होता है, एक्सेप्शन छोड़ के। तो पहले ही मैंने इसके अंदर एक्सेप्शन बता दिया आपको। HF के अंदर एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू 1.9 है, जबकि ये बॉन्ड पोलर कोवेलेंट होता है। अब अगर हम NaCl का बात करें तो Na का वैल्यू 0.9 है और Cl का जो वैल्यू है वो 3 है, तो डिफरेंस कितना है 2.1 का। अब कोई बोलेगा Na हमको कैसे पता, आपको पता है या नहीं इसका मतलब नहीं, आपको ये याद ही रखना है। ये डेटा देखिए बुक में दिया हुआ है, आपको याद रखना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग लॉजिक वाइज सोचते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो डेटा से हम जाते हैं तो करेक्ट आंसर मिलता है हमको।
और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, हमको याद रखना चाहिए। तो NaCl 2.1 आ गया, हमको समझ गए बॉन्ड कैसा है, आयन। अगर किसी ने पूछ दिया NaCl आयनिक है तो बताना बिल्कुल आसान, मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड आयनिक होता है। कोई बोलेगा नहीं यार उससे मेरे को मत समझाओ, मेरे को थियरेटिकल, मैं कम समझ वाला आदमी हूँ, मेरे को डेटा से समझाओ ताकि मैं हमेशा निकाल के ऐसा सोचूंगा, बस मैं अपना दिमाग यूज नहीं करूंगा। तो NaCl, या कोई बोलेगा नहीं MgCl2, तो MgCl2 आप डेटा रखिए, Mg का डेटा, इसमें भी Mg का डेटा है 1.2 है, तो Mg का डेटा 1.2 है और Cl का 3 पॉइंट, अगर आप एग्जैक्ट लेंगे तो 3.14 था शायद, Cl का डेटा 3.16। तो 6 - 6 हो जाएगा, 6 - 0, और 11 - 2 9, और ये 2 - 1 1, 1.96। अब एक्चुअली किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि MgCl2 जो बॉन्ड है वो आयनिक तो है लेकिन नेचर है कोवैलेंट। तो हम उसको आगे देखेंगे फजान्स रूल से, क्योंकि कुछ बॉन्ड आयनिक होके नेचर कोवैलेंट होता है, कुछ जो बॉन्ड है कोवैलेंट होके उसका नेचर आयनिक जैसे दिखता है। ये हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। आप केवल समझिए पोलरिटी के बारे में, वो हम आगे देखेंगे। अभी कोई बोलेगा दूसरा एक तरीका है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का, जिसका फॉर्मूला होता है 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर। हेनरी स्मिथ फॉर्मूला कहा जाता है इसको। अगर हम परसेंटेज आयनिक निकाल रहे, अगर ये वैल्यू 0 है तो हम लोग बोलेंगे अच्छा नेचर कैसा है, प्योर कोवैलेंट। अगर वैल्यू 0.0 से लेके 1.5 के बीच में है, 15% है, तो ये कोवैलेंट होगा। अगर 15 to 50% है तो पोलर कोवैलेंट होगा। मोर देन 50% मतलब ये आयनिक होगा। या अगर आप बोलेंगे 50% एग्जैक्ट वैल्यू हो तो क्या होगा, 50% आयनिक 50% कोवैलेंट। अब इतना से ये तो हो गया, हमको पता चल गया कि डेल्टा EN हम निकाल के बता सकते हैं कि इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर। अभी हम डाइपोल मोमेंट के बारे बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट एक पोलरिटी चेक करने का भी तरीका है। डाइपोल मोमेंट जिसका 0 होता है वो नॉन पोलर होता है। डाइपोल मोमेंट म्यू, इफ, अभी दो केस यहाँ से बनाते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट 0 हो तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कि ये नॉन पोलर है। अगर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब होगा ये पोलर। अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इसमें, जैसे H2 F2 N2 Cl2 Br2 I2, ऐसा बॉन्ड है जैसे HH, दोनों सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, ये यानी क्या हो गया, नॉन पोलर। F इंडिविजुअल है, F इसकी भी 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, लेकिन डिफरेंस कितना है, 0। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आएगा मतलब वो नॉन पोलर हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे पॉलीएटॉमिक अलग अलग केस बना के, पहले फिर से हम पोलर के ऊपर आते हैं। नॉन पोलर, अच्छा चलिए यहाँ पे जैसे HCl हो गया, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, 3 है, हम लोग जो एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं, और इसका 2.1 है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर डेल्टा माइनस होता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसके ऊपर डेल्टा प्लस होता है। तभी एक वेक्टर बनता है प्लस से माइनस के तरफ। हम लोग बोलते हैं जहाँ पे भी ये वेक्टर बन जाता है वो पोलर हो जाता है। जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, तो ये सब कैसा है, इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा है, पोलर। अभी हम आते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। डाइपोल मोमेंट जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है।
और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, और इसका जो यूनिट है वो होता है डी बाई, इसका यूनिट है डी बाई, और 1 डी बाई यानी म्यू का जो भी वैल्यू आएगा समथिंग डी आएगा लिखकर, इसके ब्रैकेट में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये 1 डी बाई है, इसका वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -8 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये वैल्यू होता है। जहाँ पे ये म्यू के फॉर्मूले में Q इंटू डी, तो Q क्या है, चार्ज है, और D क्या है, सॉरी स्मॉल d क्या है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ये आपको पता होना चाहिए। अब इतना हमको समझ गया है कि ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और जहाँ पे वेक्टर बनेगा वो होगा पोलर, और जहाँ पे वेक्टर नहीं बनेगा वो होगा नॉन पोलर। वेक्टर बना तो पोलर और वेक्टर नहीं बना तो नॉन पोलर। अब मैं आपको अच्छे से फिर से डिस्कस करता हूँ। सॉरी, ये ESU सेंटीमीटर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, याद रखना है। अभी डाइपोल मोमेंट डाई एटॉमिक का बात करते हैं। डाइपोल, अच्छा पहले मैं लिख के देता हूँ, अगर डाइपोल मोमेंट 0 तो नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट अगर 0 है इसका मतलब है वो क्या है, नॉन पोलर। अगर डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, वो पोलर है। तभी हम डाइपोल मोमेंट का बात करेंगे, पोलर नॉन पोलर का बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो नॉन पोलर होगा। अभी पहले डाई एटॉमिक के बारे में देख लेते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दो टाइप का हो सकता है, एक होमो और एक हेट्रो। होमो का मतलब H2 N2 F2 Cl2 Br2 I2। हेट्रो HF HCl HBr HI NO CO। अगर होमो हुआ तो आप बताइए, अगर सपोज Cl है इसका 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू है, दोनों में से कौन किसको पुल करेगा, कोई भी Cl नहीं पुल करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस केस में म्यू का जो वैल्यू है वो 0 होने वाला है। अभी इस केस में देखिए H है F है, तो F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा माइनस, H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल्टा प्लस, एक वेक्टर बन जाएगा प्लस से माइनस की तरफ। इसका मतलब है जैसे ही वेक्टर बना तो ये क्या हो गया, पोलर। अगर पॉली एटॉमिक रहेगा तो हम रिजल्टेंट देखेंगे, तो इतना याद रखिए, डाई एटॉमिक में अगर सिमिलर दो एटम है तो नॉन पोलर, अगर दो डिफरेंट एटम है तो पोलर। अभी हम आते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हम पहले बात कर लेते हैं नॉन पोलर का, कि कौन से ऐसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा जो नॉन पोलर होगा, या इसके बारे में बताते हैं। अगर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कौन से वेक्टर, इंडिविजुअल पोलर, इंडिविजुअल बॉन्ड, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर यानी इंडिविजुअल बॉन्ड इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होगा नॉन पोलर। फिर से समझा रहा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, जैसे आप वेक्टर फिजिक्स में सीखे होंगे, तो अगर 3-4 वेक्टर हो तो रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, इस केस में भी हम रिजल्टेंट निकालेंगे। अगर रिजल्टेंट का वैल्यू 0 हो गया यानी ओवरऑल म्यू 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। इफ रिजल्टेंट
रिजल्टेंट वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो क्या होगा, पोलर। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कौन से मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर होगा और किसमें उसका वेक्टर सम 0 होगा, ध्यान से। तो कोई भी रेगुलर मॉलिक्यूल हुआ, कोई भी रेगुलर मॉलिक्यूल हुआ और उसमें सारे सराउंडिंग एटम सेम हुए तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। रेगुलर मॉलिक्यूल, रेगुलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसमें लोन पेयर नहीं होता है। रेगुलर मॉलिक्यूल हैविंग ऑल सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम सेम देन डाइपोल मोमेंट will be 0 and molecule will be non polar। मतलब रेगुलर मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर भी केस पढ़ना है किसका, जिसमें सराउंडिंग एटम सेम हो, तब आएगा। जैसे CO2, अभी CO2 को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा होता है। अभी ये इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर है क्योंकि इसमें कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक वेक्टर इधर बनेगा लेफ्ट टू राइट। और फिर से दूसरे इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो एक वेक्टर इधर बनेगा क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और कार्बन का 2.5 है। एक वेक्टर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा राइट हैंड में जा रहा है, लेकिन रिजल्टेंट टू वेक्टर है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा 0। यहाँ पे साइज से मत देखिए, 0 हो जाएगा। तो वैसे ही मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख दे रहा है, जैसे PeCl2, अभी बी यहाँ पे है, Cl यहाँ पे है, Cl इधर है। अब इसमें रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे एक वेक्टर इधर बना इधर बना, लेकिन रिजल्टेंट क्या हुआ, 0, इसलिए मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर हो जाएगा। SO3 नॉन पोलर है, AlCl3 नॉन पोलर है, CH4 नॉन पोलर, CCl4 नॉन पोलर, PCl5 नॉन पोलर, SF6 नॉन पोलर, IF7 नॉन पोलर, ऐसा है। मतलब इसमें लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर, क्योंकि इसमें वेक्टर फ्रॉम इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर है लेकिन इसका रिजल्टेंट जो है वो 0 आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। अभी मैं कुछ आपको एक्सेप्शन बता रहा कि जिसमें लोन पेयर तो है लेकिन मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर है, जैसे XeF2। अभी XeF2 आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, गड़बड़ जा रहा है। हम्म, अभी इसमें लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3d, इसमें 3 लोन पेयर है। लोन पेयर जो है वो 3 है और 2 सराउंडिंग एटम है। बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर 2 है, तो ये 5 हो गया, तो sp3d हो गया। और sp3d में आपको पता होना चाहिए कि जो लोन पेयर आता है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे आता है, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। अभी 3 वेक्टर है जो इक्विटोरियल पोजीशन पे है, यानी उसका रिजल्टेंट क्या बनने वाला, एक वेक्टर ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, किधर भी हो, ये अवे जा रहा हो या इनसाइड जा रहा हो, इसका रिजल्टेंट 0 हो। अभी इसके बारे में सोचना है। अभी 2 F है जो ना वो एक्सियल पोजीशन पे है,
अभी एक्सियल पोजीशन पे है तो एक वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। तो एक ऐसा है नॉन रेगुलर है, मतलब इसमें लोन पेयर है फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। तो ये सब एग्जांपल हमको ध्यान रखना है। जैसे ICl2 माइनस, ऐसा ये भी एक ऐसा केस है जो ऊपर वाले केस से मैच करता है। अभी XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। अभी इसमें बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 2। अभी आपको बॉन्ड पेयर 4 है, यानी F F F और F। अभी इसमें जब लोन पेयर आता है ना वो एक्सियल पे आता है, तो एक लोन पेयर इधर है और दूसरा लोन पेयर इधर है। इसमें याद रखना है कि जब ऑक्टाहेड्रल का केस होता है यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 का केस होता है तो उसमें लोन पेयर एक्सियल आता है। तो दो एक्सियल वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर है तो रिजल्टेंट 0। और 4 वेक्टर इक्वल एंगल पे है सब एक दूसरे से एंड सेम मैग्नीट्यूड, तो इसका रिजल्टेंट 0। एक वेक्टर इधर दूसरा इधर, एक इधर दूसरा इधर, तो इसका रिजल्टेंट क्या? 0, यानी ओवरऑल म्यू क्या हो गया? 0। तो ये भी नॉन पोलर का केस हो गया। समझ गए? तो नॉन पोलर केस कौन सा होगा? जिसमें सारे सराउंडिंग एटम सेम हो और एक भी लोन पेयर नहीं हो। और कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस है जिसमें लोन पेयर तो है लेकिन ज्योमेट्री वाइज हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। या जो पेयर में है जैसे XeF2 में 3 इक्वेटोरियल पे हो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, 2 एक्सियल पे है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट 0। तो इसको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बताने जा रहा केस कि कौन से नॉन पोलर है, सॉरी कौन से पोलर है, यानी किसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। तो इसमें क्या होता है? इरेगुलर ज्योमेट्री होनी चाहिए, इरेगुलर मॉलिक्यूल, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 0 है और पोलर है। म्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पोलर। तो इसके लिए इरेगुलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूल में कैसा? लोन पेयर दिखना चाहिए। एक पहला केस ये है, जैसे ऊपर वाले से एक्सेप्शन है कि लोन पेयर होते हुए भी ये पोलर है। और अभी हम बता रहे हैं कि अगर लोन पेयर हो तो क्या होगा? पोलर हो जाएगा और उसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। लोन पेयर हो और ऑल सराउंडिंग एटम आर नॉट सेम, ऑल सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम, ये ध्यान रखना है। तो अभी कोई भी हम लिख लेते हैं जैसे SO2। अभी हमको पता है कि सल्फर के पास एक लोन पेयर है, क्यों? क्योंकि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑक्सीजन है तो 4 बॉन्ड बना है, तो एक लोन पेयर है, यानी ये रेगुलर नहीं है और अपोजिट में भी नहीं है, यानी ये ऐसा केस है इसमें के जो वेक्टर बन रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है तो इसका रिजल्टेंट आएगा। इसका भी एक वेक्टर हम लोग मानते हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा कब उसको कंसीडर करते हैं और कब कंसीडर नहीं करते हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, sp2 भी हो तभी करते हैं। sp में हम सिंगल s हो या p हो तो हम नहीं करते हैं, अगर हाइब्रिडाइज हुआ तो करते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे। एक दो वेक्टर नीचे है एक वेक्टर ऊपर है, लेकिन इतना तो पता है कि इसका रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये पोलर हो गया। वैसे ही H2O, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, H2S, इसमें सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, CHCl3 अभी लोन पेयर नहीं है लेकिन ये सारे एटम सेम नहीं। CH2 Cl2 CH3 Cl PO Cl3। अभी ये जो भी कंपाउंड है ना वो सब क्या है? पोलर, क्योंकि उसमें आइदर लोन पेयर है और सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं। ऑल सारे एसिड H2CO3
H2SO4, H2SO3, HNO3, H3PO4, ये कोई भी है ना, इसमें रिजल्टेंट जो वेक्टर है ना वो जीरो नहीं होता है। ठीक है। और आप बहुत सारे लिख सकते हैं, HNO2, H3PO3, H3PO2। तो इतना हमने अभी क्या सीखा कि इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर कब होगा, जब डेल्टा एन नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है ये कैसे पता करेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल में पहले डायटोमिक में, अगर डायटोमिक है, दोनों एटम सेम है, तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अगर दो दोनों सेम नहीं है तो कभी भी उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा और वो होगा पोलर। अगर पॉली एटॉमिक हुआ तो पॉली एटॉमिक में अगर सारे सराउंडिंग एटम सेम है, लोन पेयर नहीं है, तो मॉलिक्यूल पोलर होता है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शनल भी है कि लोन पेयर होते हुए भी वो पोलर होता है, जो ऊपर के केस से मैंने आपको बताया, यहाँ पे XeF2ICl2। अभी है हमको कैसे पता चलेगा पोलर है। पोलर होने के लिए क्या कैटेगरी है कि उसमें लोन पेयर दिखना चाहिए और सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं होना चाहिए। तो SO2 में लोन पेयर है, H2 में लोन पेयर है, H2S में लोन पेयर है, और ये इसमें ज्योमेट्री बनाएंगे तो इनका वेक्टर सम जीरो नहीं होगा। और अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम इसके पूरे एक्सेप्शनल केस को रखेंगे और हम देखेंगे हम कैसे कंपेयर करेंगे किसका ज्यादा है किसका कम। अभी की क्लास के लिए मैंने वो कंसिडर नहीं किया। अभी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि हम कैसे कंपेयर करेंगे किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किसका कम होगा, और सारे एक्सेप्शनल केस को मैं डिस्कस कर दूंगा अगले वीडियो। तो थैंक यू।